वेलकम टू अरिहंत। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। आइए पहला अपना आर्टिकल देखते हैं। हमारा वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम आवेश बोलते हैं। आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं और जो हमारा Q होता है वो होता है N इंटू E के बराबर। यहाँ पे N क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलिए इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। हमारा आता है आवेश के प्रकार। हमारे पास दो प्रकार के आवेश होते हैं। पहला हमारा धनावेश होता है, दूसरा हमारा ऋणावेश होता है। अगर मैं धनावेश के बारे में बात करूं तो अगर किसी पदार्थ हमारा उदासीन है तो अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी अगर किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश हो जाएगा। और सेकेंड हमारा है ऋणावेश। तो ऋणावेश जब हम किसी पदार्थ यानी उदासीन पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता करेंगे, तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात आती है सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेश में आकर्षण का प्रयोग। देखिए यहाँ पे हमारे पास कांच और कांच है, दोनों पे क्या है, धनावेश है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण हो रहा है। सेकंड की बात करें, यहाँ पे हमारे पास एबोनाइट है, दोनों पे ऋणावेश है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। पर यहाँ देखने वाली बात है, अगर कांच और एबोनाइट यानी एक पे धनावेश है और एक पे ऋणावेश है, इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, चाहे वो दोनों धनात्मक हो चाहे दोनों ऋणात्मक हो। अगर विपरीत प्रकार के आवेश हों, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो इनके बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर आवेश विपरीत प्रकार के हों तो उनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। तो पहला हमारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या है, इसको समझते हैं। अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, उस पे कुल आवेश Q कूलम है, या मैं बोलूं कि अगर उस पे 10 कूलम आवेश है तो उस पे 10 कूलम हमेशा ही रहेगा। भले ही कि नंबर आप, अगर मैं बात करूं संख्या, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की जो संख्या है वो बदल सकती है, पर कुल आवेश हमेशा 10 कूलम ही रहेगा। यानी पदार्थ पे जो इनिशियल टाइम में जितना आवेश रहेगा उतना बाद में भी रहेगा, अगर वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यही हमारा जो है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है। आगे बात करते हैं, तीसरा हमारा वैद्युत आवेश की योज्यता। ये क्या है, ए है। जैसे कि हमारे पास एक पदार्थ है, या अगर मैं बात करूं हमारे पास एक वस्तु है, इस पे मैं पहले Q1 चार्ज रख रहा हूं, फिर इसमें मैं Q2 चार्ज रख रहा हूं, फिर मैं इसमें Q3, इस तरह से हमने इसमें चार्ज को रख रहा हूं। तो अगर हमें इसमें बताया जाए कि कुल आवेश कितना है, तो यहाँ पे मैं एक आवेश और यानी -Q4 अगर यहाँ पे इस पे रखता हूं, तो जो हमारा कुल आवेश होगा उसको निकालने का जो हमारा तरीका होगा वो समान बीजगणितीय रूल ही होगा। जैसे कि इसको हम कुल आवेश के बारे में बात होगी तो Q1 + Q2 + Q3 - Q4, ये हमारा कुल आवेश होगा। क्योंकि हमारा आवेश एक अदिश राशि है तो हम इस तरीके से कुल आवेश को जोड़ लेंगे, वो हमारा उस पे आ जाएगा कुल आवेश। तो यानी आवेशों की योज्यता जो है यही है कि हम आवेश को किसी वस्तु पे जो कुल आवेश है उसको जोड़ने के लिए सामान्य बीजगणितीय रूल ही अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो इसको समझने वाली बात है कि हमने देखा है हमारे पास जो सबसे छोटा आवेश है वो प्लस और माइनस दोनों में है 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। यानी धनात्मक और ऋणात्मक ये सबसे छोटा हमारे पास आवेश है। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास 2 कूलम चार्ज हो और -2 कूलम चार्ज हो, दोनों चार्ज बराबर है, बस दोनों की प्रकृति अलग है, एक हमारा धनात्मक है और एक हमारा ऋणात्मक है। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमें किसी वस्तु को धनात्मक करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना पड़ेगा। अगर किसी वस्तु को ऋणावेश करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बढ़ाना होगा इसमें। तो इस पे जो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर मैं N इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो फिर जो आवेश आएगा वो आ जाएगा Q = N × E।
अगर हम इसमें n इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इस पे जो आवेश आएगा Q इक्वल टू आ जाएगा -NE। तो जो यहाँ पे n होगा उसको समझने वाली बात है, पूर्ण गुणज होगा, यानी n हमारा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि हम किसी वस्तु से या किसी पदार्थ से या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 या 3 या 4 या 5, कभी भी 1.5 1.3 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। ये हमारा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। इसमें जो हमारा आवेश आएगा प्लस माइनस n इंटू ई, प्लस माइनस प्लस कब आएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, माइनस तब आएगा जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारा n है वो क्या है, 1 2 3 4 5 इतना ही हो सकता है। ये हमारा क्या है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। आइए आगे बढ़ते हैं, वैद्युत आवेश की इकाई के बारे में समझते हैं। तो हमें पता है कि जो वैद्युत आवेश होता है वो हमारा होता है करंट, यानी हमारा जो वैद्युत धारा, यहां से मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास जो आवेश होता है वो होता है वैद्युत धारा गुणा समय। तो अगर मैं आवेश का मात्रक के बारे में बात करूं तो यहां से आवेश जो हमारा धारा है, वैद्युत धारा, उसका मात्रक होता है एम्पियर और समय का हमारा क्या होता है सेकंड। तो हम ये हमारा यहां से हो जाएगा एम्पियर सेकंड, इसी को हम बोलते हैं कूलम। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा वैद्युत आवेश की इकाई के बारे में बात करें तो जो इसकी एसआई मात्रक है वो हमारा होता है एम्पियर सेकंड, या इसी को बोलते हैं कूलम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसके सीजीएस पद्धति में भी आवेश के मात्रक के बारे में गिवन है। यहाँ पे हमारा ए होता है ESU, ठीक है ना, स्टेट कूलम बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, आवेशन की विधियां। हमारे पास आवेश यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की दो विधियां यहाँ पे दिया हुआ है, चालन विधि और घर्षण विधि। चालन विधि क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वस्तु ए है, इस पे कुछ चार्ज कुछ आवेश है Q, दूसरा वस्तु बी है, इस पे कोई आवेश नहीं है अभी। अगर हमें बी को आवेशित करना है किससे, चालन विधि से, तो क्या करेंगे, ए को बी से हम लोग जोड़ देंगे एक वायर से, जो हमारा चालक होगा। तो क्या होगा, यहां से यहां आवेश आएगा। तो यानी अगर मैं बोलूं ए पे हमारे पास बी पे आवेश आ गया Q डैश, तो इस पे जो आवेश बचेगा क्या होगा, Q माइनस Q डैश। तो यानी तब तक इससे इसमें आवेश बहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तो चालन विधि में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का प्रवाह होता है और तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। दूसरा हमारा है घर्षण विधि। घर्षण का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो अगर हमारे पास एक इबोनाइट की रॉड हो और एक फर, यानी हमारे पास फर हो, अगर दोनों को रब करेंगे तो इबोनाइट हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा और फर हमारा धनात्मक आवेशित हो जाएगा। तो यानी होता क्या है, जब हम दो वस्तु को रगड़ते हैं तो इन दोनों का तापमान बढ़ता है, क्योंकि हम घर्षण करते हैं तो यहाँ पे हमारा कार्य भी होता है। तो इन दोनों वस्तु का तापमान बढ़ता है, उसकी वजह से एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे आता है। तो अगर एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, इस पे ऋणात्मक हो जाएगा और जिससे निकलेगा वो हमारा धनात्मक हो जाएगा। दोनों पर समान आवेश आ जाता है, एक पे धनात्मक आवेश आता है, एक पे ऋणात्मक, और दोनों पे बराबर आवेश होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कूलम के स्थिर वैद्युत बल का नियम। अब एक क्या है, कूलम ने बोला कि अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश हों, ध्यान रखिएगा ये दोनों हमारे क्या है, बिंदु आवेश हैं, इनको r दूरी पे रखा गया है, तो इनके बीच जो बल लगेगा, अगर दोनों हमारे पास धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक धनात्मक और ऋणात्मक है तो क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो अभी हम यहाँ मान रहे हैं कि दोनों हमारे पास धनात्मक है, तो इसमें भी बल लगेगा F और इसमें भी बल लगेगा F। देखो दोनों की दिशा विपरीत है, इस पे इधर बल लग रहा है, उस पे इधर बल लग रहा है। तो ये जो बल लगेगा ये इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से जो हमारा बल आ जाएगा, अगर हम ये साइन यानी चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आएगा, इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू लिखेंगे, यानी जो हमारा कांस्टेंट है नियतांक, उसको कैसे लिखते हैं, Q1 Q2 बटा r²। ये हमारा बल हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात है कि हमने
जो ए हमारा नियतांक आया है, इसमें तो 4 पाई हमारा एक तो संख्या हो गई, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है समझते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट की निर्वात की वैद्युशीलता, और जो इसकी वैल्यू होती है इसको समझते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी बीमा क्या हो गई a²t² अपान mL⁻² इंटू L स्क्वायर, इसकी बीमा हो गई। अब यहाँ पे एक बात और, जो इसकी SI मात्रक में जो वैल्यू होती है ये होती है 9 इंटू 10⁹9। अब देखिए अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हमने इसको देखा कि जो हमारा एप्सिलॉन नॉट था, हमारा क्या था निर्वात का परावैद्युतांक, या उसको बोलते हैं या उसकी वैद्युशीलता। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास दो आवेश Q1 Q2 R दूरी पे रखे गए हैं, अगर ये निर्वात में रखे गए हैं तो इनके बीच जो बल लगेगा वो लगेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, एक हमारे पास Q1 है, एक हमारे पास Q2 है, R दूरी पे रखे गए हैं। अगर निर्वात में रखे इनके बीच जो बल लगेगा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। यहाँ पे अगर इसी को किसी माध्यम में रखते हैं तो इनके बीच जो बल लगेगा Q1 हमारा हो गया, ये हमारा Q2 हो गया, दूरी R ही है, इनके बीच जो बल लगेगा माध्यम में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R²। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया था, यहाँ पे एप्सिलॉन आया है, ये तो माध्यम क्या हो गया, ये हमारा निर्वात में हो गया। तो हमारा जो आपेक्षिक वैद्युशीलता है इसको लिखते हैं एप्सिलॉन R से, ये होता है माध्यम की वैद्युशीलता यानी एप्सिलॉन अपान निर्वात की वैद्युशीलता, ये हमारा हो गया आपेक्षिक वैद्युशीलता। अब हमेशा ध्यान रखिए जो आपेक्षिक वैद्युशीलता होती है वो ज्यादा होती है या 1 के बराबर भी हो सकती है हवा की जैसी, बाकी या उससे ज्यादा ही होगी। अगर मैं बात करूं जो हमारे पास वाटर होता है उसकी वैद्युशीलता होती है 81। अगर मैं बात करूं किसी मेटल की, उसकी हमारी होती है इनफाइनाइट, अनंत होती है। ये सब ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है जो हमने आपको बताया है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे पास ये निर्देशांक दिए गए हैं, ये हमारा पहला हो गया, ये पहले बिंदु आवेश की स्थिति हो गई, दूसरे बिंदु आवेश की स्थिति हो गई। तो अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन के बारे में, ये वाला क्या होगा, मैं इसको अगर आर सदिश बोलता हूं तो आर सदिश जो होगा हमारा हो जाएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। देख कैसे, यहां से यहां चलेंगे तो लिखेंगे क्या R1 सदिश प्लस R सदिश प्लस इसको इधर आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे माइनस R2 सदिश इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास R आ गया, ए दिशा आ गई, तो इसमें जो बल लगेगा ए इस दिशा में लगेगा, जबकि इस पे जो बल लगेगा वो R के विपरीत दिशा में बल लगेगा। इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं। देख लें सारी चीजें यहाँ पे हमने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य समझने वाली बात है। जो हमारा कूलाम नियम है वो स्थिर एवं बिंदुवत आवेश, हमने पहले बताया था रुके हुए आवेश थे हमारे, और क्या थे बिंदु आवेश थे, जिनका आकार आवेश के मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो के लिए पूर्णतः लागू होता है, परंतु इसे गोलीय आवेश के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। आवेश की गतिशील अवस्था में इसके मध्य विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी लगता है। थर्ड हमारा है कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग के का पालन करता है। इसका मतलब क्या है, जो हमने देखा था जो हमारा बल होता है वो इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती था 1/r² के। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। हमारा चौथा है कूलाम बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम का भी पालन करता है। तृतीय नियम क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही इस पे बल लगाती है। तो हमने देखा है अगर इस पे F बल इधर लग रहा है तो उस दूसरे वाले पे F बल उतना ही इधर लगता है, यानी दोनों वस्तु पे समान बल लगता है पर अब विपरीत दिशा में। यही तो हमारा तृतीय नियम था, और कूलम का नियम भी हमारा न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है।
आगे बढ़ते हैं। कूलम बल जो है 10⁻⁻15 मीटर की दूरी से ज्यादा पे ही लागू होता है। अगर उससे कम दूरी है 10⁻⁻15 मीटर तो हमारा कूलम का जो बल है वो अस्तित्व में नगण्य जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम बलों की वही भूमिका है जो हमारा ग्रेविटेशनल में यानी गुरुत्वाकर्षण में जो हमारा न्यूटन का नियम था, दोनों का लगभग फॉर्म सेम है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो वहां पे जो दो मास यानी दो, अगर मैं द्रव्यमान के बारे में बात करूं उस पर जो बल लग रहा था वो लग रहा था G m1 m2 बट्टा r², और यहाँ जो बल लगता है वो लगता है K q1 q2 बटा r²। ये देखिए दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुल आवेशों के बीच मध्य बल, इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बहुत समझने वाली बात है। जैसे कि हमारे पास एक बिंदु आवेश Q0 की बिन है, यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे जो Q1 है वो इस पे इधर बल लगा रहा है, इसको हम बोल रहे हैं F0। किसकी वजह से? 1 की वजह से। यहाँ पे Q2 है, इस पे लगा रहा है, क्या होगा ये हमारा बल इस पे लग रहा है F किस पे? 0 वाले चार्ज पे, किसकी वजह से? 2 की वजह से। इस तरीके से अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा आवेश हो तो किसी आवेश पे जो बल लगा रहे हैं तो अलग अलग दिशा में बल लग रहा है सब। तो अगर इसे मैं बोलूं कुल बल कितना लगेगा, कुल बल जो होगा वो हमारा सभी बलों का जो है सदिश जोड़ होगा। जैसे कि 0 1 जो लगा रहा है प्लस जो दूसरा आवेश लगा रहा है प्लस जो तीसरा आवेश लगा रहा है प्लस जो कितने भी आवेश हो हमारे पास n आवेश लगा रहा है, इसका सदिश जोड़ कर लेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? कुल बल आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही चीज जो मैंने आपको समझाया है वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आता है सतत आवेश वितरण। ये होता क्या सतत आवेश वितरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारे पास एक पेन है, ठीक है, एक दिशा में है, इसके पास सिर्फ लंबाई है। अगर इसके हर एक बिंदु पे आवेश पड़े हों इसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण। हमारे पास 3 प्रकार के सतत आवेश वितरण होते हैं। पहला हमारा होता है रेखीय आवेश वितरण। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक रॉड है जिसकी लंबाई L है, इस पे हमारा आवेश हर एक बिंदु पे सतत जो है वितरित है, तो इसके लिए हम रेखीय आवेश घनत्व जो है डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मैं छोटे से लंबाई के बारे में बात करूं, dl लंबाई में अगर चार्ज हमारा dq है तो यहाँ पे जो रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लोग लेमडा से लिखते हैं, ये हमारा क्या होगा? dq/dl। ये हमारा हो गया रेखीय आवेश घनत्व। अगला हमारा होता है, ये वही जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से समझने वाली बात है कि हमने अभी देखा, अगर मैं बात करूं वहां पे जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व था वो था dq/dl। तो यहां से हम बोल सकते हैं dq जो होगा हमारा वो होगा लेमडा dl। तो अगर हमारे पास कोई आवेश है लेमडा dl और कोई हमारे पास यहां से, चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा लेमडा dl, ये हमारे पास ये क्या है? dq आवेश है और यहां से r दूरी पे एक Q0 आवेश रखा गया है। यहाँ पे देखिए Q0 आवेश हमने, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश रखा गया है। तो इसमें जो बल लगेगा, क्या लगेगा बल? इस पे जो बल लगेगा F है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q0 इंटू जो हमारा ए वाला चार्ज है, इसको क्या लिख सकते हैं? लेमडा dl बटा क्या? r²। ये हमारा बल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा हमारा है पृष्ठ आवेश वितरण। ये क्या होता है समझते हैं। अगर हमारे किसी पृष्ठ पे सतत आवेश वितरित है तो अगर हम किसी छोटे से पृष्ठ के बारे में बात करूं, यानी क्षेत्रफल के बारे में बात करूं, जिसको हम लोग ds से डिनोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, चलिए इसमें हमने यहाँ पे ds पृष्ठ ले लिया, ds पृष्ठ, और फिर जो हमारा चार्ज है जो आवेश है इस पे वो क्या है? dq है। तो जो इस पे हमारे पास यहाँ पे देखिए जिसको हम बोल रहे हैं सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एकांक प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश को
या इसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। जो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व यानी इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको हम लोग लिख रहे हैं सिग्मा से, ये हमारा क्या होगा, इस पे आवेश कितना है और इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ds। ये हमारा हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर इस पृष्ठ आवेश घनत्व इतने की वजह से इस पे बल देखा जाए, क्योंकि ये हमारा बहुत छोटा है तो इसको हम लोग बिंदु आवेश की तरह देख सकते हैं। इस पे जो बल लगेगा उसको लिख सकते हैं कि हमारे पास Q नॉट है, जो इसका चार्ज है यानी इसका आवेश जो है उसको हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा ds बटा क्या, इनके बीच की दूरी r स्क्वायर। इस तरीके से हम इसकी वजह से यहाँ पे बल निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आयतन आवेश वितरण के बारे में। ये होता क्या है कि अगर मैं बोलूं हमारे पास एक आयतन वाली वस्तु है जिसपे पूरा चार्ज सतत जो है वितरित है, तो अगर मैं बोलूं छोटे से आयतन dB पे जो हमारे पास आवेश है इसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, इसको लिखते हैं रो से। ये हमारा क्या होगा, इस पे कितना आवेश है। अगर मैं बोलता हूं इस पे हमारा आवेश क्या है, dq है, तो dq बाई dB को हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। अब देखिए अगर इस dB की वजह से, इस आयतन आवेश की वजह से जो हमारे पास छोटा सा एरिया है, जो छोटा सा हमारे पास आयतन है, इसकी वजह से जो यहाँ बल लगेगा, समझते हैं यहाँ पे जो बल लगेगा कितना होगा कि इस पे चार्ज कितना है Q नॉट। अब इस पे कितना चार्ज आएगा, इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से dq को लिख सकते हैं रो इंटू dV, रो dV बटा क्या, इनके बीच की दूरी r स्क्वायर। इस तरीके से इस छोटे से आयतन पे जो चार्ज है उसकी वजह से इस पे हम बल निकाल सकते हैं। तो हमने देख लिया हमारे पास पहला हमारा आ गया, यहाँ देखिए ये हमारा आ गया रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। फिर हमारा आ गया उसके बाद ये देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। फिर हमारा तीसरा वाला आ गया आयतन आवेश घनत्व। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हमने ये सारी चीजें बता दी हैं पहले ही। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यहाँ समझिए प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के, अगर मेरे पास कोई आवेश रखा हुआ है तो उसके सराउंडिंग में चारों तरफ अगर कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो बल का अनुभव करेगा। इसका मतलब ये जो दूसरा आवेश है इसके क्षेत्र में, पहले वाले के क्षेत्र में आ गया है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र। आप समझिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वह वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश समान वैद्युत बल अनुभव करे, समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां बात करते हैं वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एकांक धनावेश अलग अलग बल, वैद्युत बल का अनुभव करता है, वो असमरूपी वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे एक क्षेत्र है, ठीक है, मान लेते इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई एक आवेश हमारे पास रखा गया Q नॉट और यहाँ पे भी Q नॉट रखा गया, अगर दोनों पे समान बल लग रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा समरूपी वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब यही देखिए असमरूपी वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसको समझते हैं। हमारे पास एक क्षेत्र है, मान लेते हैं ऐसे, चलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। यहाँ पे एक ही प्लेन पे अलग अलग बिंदु पे अगर अलग अलग वैद्युत बल लग रहा है, इसका मतलब क्या है, वो असमरूपी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं और उस क्षेत्र को बोलेंगे असमरूपी वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ परिवर्तित होता है तो इसे हम बोलते हैं परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान समान समय के साथ सदैव नियत रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपरिवर्तित वैद्युत क्षेत्र। अगला हमारा आर्टिकल है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारे पास आवेश स्वतंत्र रखा जाए तो अगर ये इस तरीके से चलना शुरू कर दिया, इस दिशा में चलना शुरू किया, इसका मतलब क्या है, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। ओके,
अब यहाँ पे ये जो वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव जो है फैराडे ने दिया था। उन्होंने बोला कि अगर हम आकाश में किसी बिंदु आवेश को, हमारे पास यहाँ पे Q नॉट दिया है, इसको रखते हैं, अगर धनावेश है, जिस दिशा में चलना शुरू किया उस दिशा में हमारे पास क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब इसकी अपनी कई गुण हैं, समझते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। पहला क्या है, अगर हमारे पास धनात्मक आवेश है तो इससे बल रेखाएं निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, ऋणात्मक आवेश पे या अनंत पे जाएंगी, इस तरीके से निकलेंगी, हर एक दिशा में समान। अगर हमारे पास कोई ऋणात्मक आवेश है तो उस पर क्या होगी, अनंत से, या बोलते हैं धनात्मक आवेश से, इस पे क्या आती हैं, वैद्युत बल रेखाएं आती हैं और यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। इस तरह के वैद्युत बल रेखाओं का गुण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। अगर हमारे पास एक धनात्मक आवेश यहाँ रखा जाए और उसके पास में एक ऋणात्मक आवेश, तो क्या होगा, धनात्मक आवेश से ये बल रेखाएं निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश पे समाप्त हो जाएंगी। ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। अगर दोनों धनात्मक आवेश हों या दोनों ऋणात्मक है, दोनों ही धनात्मक होते हैं, दोनों ऋणात्मक होते हैं, दोनों धनात्मक हैं, तो क्या होगा, ये बल रेखाएं एक दूसरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो धनात्मक से निकलेंगे वो ऋणात्मक पे जाएंगे। तो यहाँ कोई ऋणात्मक तो है नहीं, तो धनात्मक से निकल के कहाँ जाएंगे, अनंत पे जाएंगे। धनात्मक से निकल के कहाँ जाएंगे, अनंत पे जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो Q/ε0 होती है। अगर हमारे पास कोई आवेश है Q, तो अगर मुझे पूछा जाए कि इससे कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, तो हम बोल सकते हैं इससे जो कुल बल रेखाएं निकलेंगी वो Q/ε0 होंगी। उसके बाद समझते हैं यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। समझने वाली बात है। अगर मैं बात करूं इस बिंदु पे मैं यहाँ की मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचता हूं, यहाँ पे जो हमारे पास E आएगा वैद्युत क्षेत्र, ये क्या होगा, कुल वैद्युत क्षेत्र होगा हमारे पास, यानी नेट वैद्युत क्षेत्र हमारा यहाँ पे आएगा। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती। इसके पीछे का जो रीजन है वो समझते हैं। अगर मैं इस बल रेखा के बारे में बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, कुल वैद्युत क्षेत्र आना चाहिए इस बिंदु पे। पर इसके हिसाब से कुल वैद्युत क्षेत्र जो आएगा उसकी दिशा इधर होगी, पर जो दूसरी रेखा है इसके हिसाब से कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। तो ये तो गलत हो गया ना, एक बिंदु पे जो कुल वैद्युत क्षेत्र आएगा वो तो एक ही दिशा में आएगा, पर यहाँ पे क्या अलग अलग दिशा में आ रही है। इसका मतलब है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती। यहाँ पे देखिए, दो समान धनावेश आवेशों के लिए वैद्युत बल रेखाएं आवेश को मिलाने वाले अक्ष के परितः घूर्णन सममिता रखती हैं। इसका मतलब क्या है समझिए, हम इसको आपको इस तरीके समझा रहे हैं कि हमारे पास अगर ए भी धनात्मक है, तो ए धनात्मक आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी। समझिए, एक हमारे इधर है, एक इधर है। मैं अगर इसकी बात करूं तो बल रेखाएं इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगे और सीधी भी जाएंगे। तो अगर मैं इस अक्ष की बात करूं तो जैसे हमें इधर से देखने पे जैसा दिखेगा बल रेखाएं, वैसे इधर से भी देखने पे सेम बल रेखाएं दिखेंगी। तो अगर इस अक्ष की बात करूं तो इस अक्ष से आप कहीं से भी देखेंगे तो बल रेखाएं एक ही तरह की दिखेंगी। अब यहां पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे दिया एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दोनों बराबर चार्ज है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसी से मैंने कहा हमारे पास एक धनात्मक Q आवेश हो और एक ऋणात्मक, इसी को बोलते हैं द्विध्रुव। अब देखिए, यहां से अगर मैं इनकी बल रेखाओं के बारे में बात करूं तो धनात्मक से बल रेखाएं निकलेंगी, कहां जाएंगी, ऋणात्मक पे जाएंगी। और अनंत से निकल के कहां आएंगे। इसको इस तरीके समझते हैं कि ये जो ए रेखा जो यहां से निकल रही हैं वो इधर से होते हुए इसमें आ रही हैं, जो यहां से निकल रही हैं वो इधर से होते हुए यहां आ रही हैं, जो यहां से निकल रही हैं वो इधर से होकर यहां आती हैं। इस तरीके से हमारी वैद्युत बल रेखाएं द्विध्रुव की वजह से होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक धनावेश और एक ऋणावेश। अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास किसी Q आवेश से कितने बल रेखा निकलेंगे, Q/ε0। मतलब यहाँ पे एक -Q एक प्लस, यहाँ पे 2Q है, तो इससे ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी। जितना बल रेखाएं निकलेंगी सब इसमें नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर इससे
इससे 100 निकल रही है तो इसमें 50 ही जाएंगी। इसका मतलब जो बची हुई रेखाएं वो कहाँ जाएंगे, अनंत पे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास कोई अनंत, यहाँ पे अनंत हमारे पास क्या है, धन आवेशित अनंत लंबी चादर है। अगर कोई अनंत लंबी चादर है तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आता है वो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा समय के साथ भी नहीं बदलता है और ये हमारे पास जो हर एक बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, बराबर होगी। जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ ई है वैद्युत क्षेत्र तो यहाँ पे भी ई ही होगा वैद्युत क्षेत्र। तो यानी अनंत लंबी चादर की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, हर एक बिंदु पे उसकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। आइए बात करते हैं, बल रेखाएं लंबाई के अंदिश सिकुड़ती हैं, सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशित आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ये बात आराम से समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बल रेखाओं का पार्श्विक प्रसार। पार्श्विक प्रकार मैं बात कर रहा हूं लेटरल एक्सपेंशन के बारे में। है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं का, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास एक बल रेखा है, ये धनात्मक से निकला और ऋणात्मक पे आ गया। अब देखिए, जो इसकी, अगर इसमें लंबाई के बारे में बात करूं, जो यहां से निकल रहा है और जो यहां से निकल रहा है, कुछ यहां से निकलेगा यहां पे आएगा, कुछ यहां से निकलेगा यहां पे आएगा। ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां देखें, अर्थात लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि समान प्रकार के आपके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले के लाइन के बारे में बात करूं तो ये देखिए, यहाँ पे लाइन के बीच क्या हो रहा है, ये यहां से यहां जा रही है ना, मतलब ये क्या चाह रही है, ये सिकुड़ना चाह रही है, यानी इनके बीच क्या हो रहा है, आकर्षण बल। अगर यहीं पे हमने देखा था, अगर प्लस और प्लस, एक प्लस ए है एक प्लस ए है, तो आवेश यहां से निकलेगा, ऐसे जाएगा। देखिए, एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे हैं, यानी ये लाइन क्या हो रही है, जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हो रही हैं, ये अपने आप को प्रसारित करना चाह रहे हैं। अगला हमारा हो गया कि देखिए, अगर हमारे पास कोई गोली चालक होगा तो उससे जो बल रेखाएं आएंगी, जो गोली चालक के अंदर कोई भी बल रेखा नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है, पर जो आएंगे वो लंबवत आएंगे। ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी चालक से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी या अंदर जाएंगी, वो क्या जाएंगी, लंबवत जाएंगे। और किसी चालक के अंदर क्या होगा, हमारा वैद्युत बल रेखाएं 0 होती हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, 0 होता है। वैद्युत बल रेखा की दिशा में वैद्युत विभव घटता है, यानी अगर हमारे पास, अगर मैं बोलूं वैद्युत बल रेखा ऐसी है, तो अगर यहाँ पे विभव कुछ है, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2 वोल्ट विभव है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0, यानी वैद्युत बल रेखा की दिशा में आप जाएंगे तो विभव क्या होगा, हमारा घटना शुरू होगा। चलिए अगला हमारा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बल रेखाएं समांतर तथा समान दूरी पे होती हैं। अभी हमने देखा था, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या, अनंत जो है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, धन आवेश अनंत लंबी चादर, जो यहाँ पे हमारे पास वैद्युत क्षेत्र क्या है, यूनिफॉर्म वैद्युत बल, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी जो हमने देखा। आइए बढ़ते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, समान वैद्युत क्षेत्र, वहां पे हमारे पास क्या है, सभी बल रेखाएं समान दूरी पे हैं और समय के साथ नहीं बदल रही हैं। बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर चालक की सतह के सदैव लंबवत होती हैं। इसका मतलब क्या है, अभी हमने इसके पीछे जस्ट देखा था कि अगर मैं एक गोला चालक लूं तो इस पे क्या हो रहा है, जो वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं वो लंबवत आ रही हैं। हम यहां से बोल सकते हैं कि इस पृष्ठ पे हर एक बिंदु पे विभव क्या है, बराबर है। विभव हर एक बिंदु पे क्या होता है, बराबर होता है। आगे बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम ये पाएंगे कि किसी बिंदु आवेश से इतनी दूरी पे क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक Q आवेश है, इसकी वजह से हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि कितना जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पे एक चार्ज Q नॉट लाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, हमने इसके बारे में कई
कई बार बोला, इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अगर r दूरी पे रखते हैं तो पहले इस पे देखेंगे कितना बल लग रहा है। इस पे बल कितना लगेगा, बल इस पे जो लगेगा हो जाएगा k q नॉट बटा r स्क्वायर। तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होगा E, वो होगा E हमारा होगा बल बटा जो टेस्ट चार्ज है, यानी हमारा परीक्षण आवेश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी यहाँ से k q नॉट बटा r स्क्वायर, अब बटा क्या कर देंगे q नॉट से q नॉट कैंसिल होगा, क्या आ गया हमारे पास k q बाई r स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास बिंदु आवेश की वजह से किसी दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अगला हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अगर कोई धनात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उससे दूर होगी। अगर कोई हमारा ऋणात्मक आवेश होगा तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी तरफ होगी। ध्यान रखने वाली बात है, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक धनात्मक आवेश है तो इस बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस लाइन को मिलाने वाली लाइन से दूरी पे होगी। अगर कोई ऋणात्मक आवेश है तो इससे इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इस आवेश की तरफ होगी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमने अभी निकाल लिया था, ये हमारे पास आ गया था, ये हमने सब कुछ करके देख लिया था। अब आइए बात करते हैं ग्राफ के बारे में कि अगर किसी बिंदु आवेश की वजह से r दूरी पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस तरीके से बदलेगी। हमारे पास क्या आया था फार्मूला k q बाई r स्क्वायर, यानी दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, हमारा ये वैद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच का जो r स्क्वायर के बीच का जो ग्राफ होगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए E इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा k और q, यानी कांस्टेंट। तो हमारा किसका ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से होगा। आवेश के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे समझते हैं। जैसे कि अगर मैं उससे पूछा जाए हमारे पास एक इस तरह का एक, चलिए मैं इसको इस तरीके से बोल दे रहा हूं कि हमारे पास एक इस तरह का कोई वस्तु है जिसपे हमारे पास इस तरह का जो है आवेश जो है वितरित है। तो यहाँ पे क्या पृष्ठ आवेश वितरित है, मान लेते हैं इसका क्या है सिग्मा दिया है, और हमें यहाँ पे r दूरी पे निकालना है क्या होगा, इस पूरे वस्तु को जैसे r दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट इसका लेंगे, इसमें चार्ज देखेंगे dq कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया ds बोल दे रहा हूं। ये हमारा चार्ज हो गया, इसके पहले निकालेंगे यहाँ पे क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता k, ये हमारे पास कितना चार्ज सिग्मा ds बटा r स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, हमारा तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यानी वैद्युत क्षेत्र। अब हमें कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको k सिग्मा ds बटा r स्क्वायर को का समाकलन कर देंगे हर एक बिंदु के लिए। इस तरह का हमारे पास आवेश के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। हमारा अगला आर्टिकल है वैद्युत द्विध्रुव। होता क्या है आप समझते हैं, अगर हमारे पास एक धनावेश q एक ऋणावेश माइनस q को एक कम दूरी पे रखा जाए तो इस निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना, यहाँ इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा है द्विध्रुव, यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अगर d दूरी पे रखे गए हैं, d दूरी पे, तो क्या होगा, यहां से हम देख लेते हैं। हमारे पास एक प्लस q है एक माइनस q है। अगर d दूरी पे रखे गए हैं इस पूरे निकाय को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब अगला आता है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है समझते हैं। अगर हमारे पास एक आवेश माइनस q एक आवेश प्लस q, इस पूरे सिस्टम को हम इस निकाय को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अगर इनके बीच की दूरी क्या हो 2d हो तो हम इनके लिए डिफाइन करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसको P से लिखते हैं। P होता है हमारा आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी 2d। ये हमारा हो गया वैद्युत आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है, जो इसकी दिशा होती है वो होती है हमारा ऋणात्मक से धनात्मक की दिशा में, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की दिशा में। हम इधर इसको P सदिश से प्रदर्शित करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसका एसआई मात्रक क्या है, तो आवेश क्या होता है कूलम, और दूरी क्या होता है मीटर, कूलम मीटर। अगर मैं इसकी बीमा के बारे में बात करूं, पी की बीमा क्या होगी, तो आवेश की बीमा क्या होती है 80 होती है, और दूरी क्या होता है m होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से m 80, इसकी क्या हो जाएगी बीमा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी अक्षीय स्थिति में। अक्षीय मतलब होता है अगर हमारे पास यहाँ -q + q, हमारे पास एक ए द्विध्रुव हो गया, तो इसको मिलाने वाली लाइन में किसी बिंदु पे क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु पे क्या करेंगे, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और इसकी वजह से इधर होगा वैद्युत क्षेत्र, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर लघु द्विध्रुव हो मतलब बहुत छोटे द्विध्रुव हो, यानी इनके बीच की जो दूरी है 2d वो बहुत बहुत कम हो, जहां हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए r दूरी पे निकाल रहे हैं ना, r दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अगर एक कंडीशन हो तो हमारे पास यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है इसको हम लोग ई से लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2kp वेक्टर, यानी हमारा p सदिश यहाँ हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया और इनके बीच की दूरी का क्यूब, ये हमारा होता है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो जो हमारा द्विध्रुव का दिशा है उसी दिशा में ही आती है। कितना हो जाता है 2kp/r³। आगे बढ़ते हैं, यहाँ सब कुछ वही चीज लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो दूरी के r1/r³ के प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ से बोल सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है r³ के। दूसरा हमारा है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अक्षीय स्थिति तो हमारी ये वाली हो गई, इनको मिलाने वाली लाइन के आगे ये हमारा जब इनके लंबवत किसी r दूरी पे हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो इस दिशा में आती है, यानी अगर माइनस से प्लस तो हमारा क्या हो गया वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हो गई। तो जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी क्या आएगी इसके विपरीत दिशा में आएगी, और ये जो आती है लघु द्विध्रुव की वजह से वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आता है ई सदिश इक्वल टू होता है हमारा kp/r³। पर यहाँ देखिए माइनस साइन होता है, माइनस का मतलब हो गया कि अगर डायपोल दिशा इधर है तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी इसके विपरीत होगी। और एक चीज और यहाँ पे बात करूं, जो अगर मैं परिमाण की बात करूंगा अक्षीय स्थिति में होगा इसके निरक्षीय स्थिति के क्या होता है डबल होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 2 टाइम्स क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। ये हमारा इनके बीच का संबंध है। आइए आगे बात करते हैं। अगला हमारा आर्टिकल है, ये तो हमने देख लिया था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर, मतलब ये है कि हमने द्विध्रुव हमारा इस दिशा में है तो यहाँ पे मैंने देख लिया और निश्चित स्थिति में देख लिया। अगर किसी और बिंदु पे निकालना हो यहाँ पे जैसे, तो क्या होगा। अब देखिए हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, यानी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव क्यू और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इस बिंदु पे क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान रखिएगा इस बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी लघु द्विध्रुव की वजह से वो हमारी आ जाती है kp/r³ रूट में 1 + 3 cos² थीटा। ये ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पे जो नेट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, जो यहाँ पे कुल वैद्युत क्षेत्र आएगा ये इस मिलाने वाली रेखा से कितना कोण बनाएगा। अल्फा अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिएगा जो हमारा tan अल्फा होता है वो होता है 1/2 tan थीटा के, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया था वो आ गया था किसी भी बिंदु पे, किसी जनरल बिंदु पे जो हमारे पास E की वैल्यू आई थी यानी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू आई थी वो kp/r³ 1 + 3 cos² थीटा ये आया था। अगर मैं बात करूं अक्षीय स्थिति में, यानी जब हमारा द्विध्रुव इधरी है यानी
निगेटिव क्यू ऋणात्मक आवेश और यहाँ पे धनात्मक आवेश था। इसी बिंदु पे बात करूं, यहाँ से r दूरी पे जो हमने अक्षीय स्थिति में निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ देखिए r और p में जो है कोण क्या है, 0 है। यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा क्या, kp बटा r क्यूब अक्षीय स्थिति के लिए 1 + 3 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हो जाएगा यानी 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा 2 kp बाई r क्यूब। यानी अगर मैं निरक्षीय स्थिति के बारे में बात करूं तो कितना कोण है, डायपोल हमारे इधर है, r हमारे इधर है, 90 डिग्री का कोण है इनके बीच। तो अगर मैं अक्षीय स्थिति में डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। निरक्षीय स्थिति में अगर रखेंगे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा kp बाई r क्यूब, ये पूरा हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। हमें पता है, हमने अभी देखा था E जो होता है हमारा Q बल बटा चार्ज होता है, यानी जो बल होगा वो होगा क्या, चार्ज, और उस बिंदु पे क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E रखा गया है, तो यहाँ पे एक हमारे पास द्विध्रुव है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा Q × E। ऋणात्मक क्या लगेगा, ऋणात्मक पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा Q × E। तो अगर मैं बात करूं इस पे कितना हमारे पास बल आघूर्ण लगेगा, अगर मैं बात करूं बल आघूर्ण, इसको हम लोग टाउ से लिखते हैं, ये क्या होता है हमारा P × E, या हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, टाउ इक्वल टू हमारा होता है बल कितना लग रहा है, QE लग रहा है, और इन दोनों बल के बीच की दिशा दूरी क्या है, 2d sin थीटा है। तो यहाँ से हमारे पास बल क्या आ गया, Q × 2d को हम लोग लिखेंगे क्या, P, और यहाँ पे क्या होगा E sin थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, PE sin थीटा। हमारे पास यहाँ बल आघूर्ण आ गया PE sin थीटा। अब देखिए हमारे पास वही चीज आ गया PE sin थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मुझे सदिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, P × E वेक्टर। अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं हमारा जो द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो, इस कंडीशन में थीटा क्या होगा हमारा, 0 होगा। तो इस दो द्विध्रुव पे कितना बल आघूर्ण लगेगा, तो क्या होगा बल आघूर्ण, टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE sin 0। sin 0 वैल्यू 0 होती है, 0 हो गया। अगर मैं बात करूं, अगर हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो विपरीत दिशा में हो, यानी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र इधर है पर डायपोल यानी जो हमारा द्विध्रुव है उसकी दिशा इधर है, द्विध्रुव आघूर्ण के, तो इस कंडीशन में थीटा हमारा कितना हो रहा है, 180। तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे बल आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। अगर 90 डिग्री पे हो, यानी इस यहाँ पे हमारा इधर हो गया वैद्युत क्षेत्र और हमारा द्विध्रुव की दिशा इधर हो गई। अब थीटा क्या है, 90 है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जो बल आघूर्ण होगा क्या होगा, PE sin 90, यानी कितना आ गया हमारे पास, P आ गया। ये हमारा मैक्सिमम बल आघूर्ण है, यानी इससे ज्यादा बल आघूर्ण इस पे नहीं लग सकता। ये हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट होता है।